अस्सलाम वालेकुम सब देखने और सुनने वालों को हसन टॉक्स में खुशामदीद। आज एक और अहम मौजू पर हम हाजिर हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है इस वक्त पाकिस्तान में। एक हलचल मचाई हुई है उस इशू ने, तो उस अहम मौजू पर आज हम बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं एक बहुत ही बड़ी शख्सियत कहूँ, एक प्रोमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट, अ पॉलिटिशियन, बैरिस्टर अली ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड वर्ड्स। हमारा जो एक अहम इशू है वो है 26 अमेंडमेंट, जो हमारा आज का मौजू है। तो सर, सबसे पहले मैं तो पूछना चाहूँगा आपसे कि ये 26 अमेंडमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो 26th अमेंडमेंट है ये ऐसी श्राउडेड इन मिस्ट्री है, जिस तरह के ये मैक्सिको किसी केव्स के अंदर छुपे हुए पुराने मायन ट्राइब्स के जो हैं वो स्टोन के ऊपर कार्विंग्स हों। किसी को नहीं पता कि क्या अमेंडमेंट में है, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है सिवाय तीन चीज़ों के। एक तो ये कि जिस तरह ज़ियाउल हक ने हमारी एक कोर्ट्स को ट्रम्पल डाउन करने के लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल्स बना दिए थे और ब्रिगेडियर्स और कल्चर जो है कर्नल्स बेंचेस में बिठा दिए। यहाँ पे 26वीं तरमीम में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के नाम की कोई चीज सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक अदालत बनाई जा रही है। और फिर बिलावल साहब का एक आया जी कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाए जाएं जो हाई कोर्ट से ज़ाहिर ऊपर होंगे। एक तो ये चीज नजर आ रही है, वो उसकी ज़ाहिर वजह ये है कि आपने ये जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं इनको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते और आप चाहते हैं कि जो एक तसलसल चलता हुआ आ रहा था फायज ईसा साहब वाला कि जी हालांकि वो मिलिट्री कोर्ट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सके, लेकिन उनके पूरे टेन्योर में लोग मिलिट्री कस्टडी में रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया, इलेक्शंस डिले हुए, इस वक्त भी रिजर्व सीट्स का जो ऑर्डर है वो जजमेंट है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेरे ख्याल में चूंकि उसको जारी रखना है तो एक तो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। दूसरा उसके अंदर ये है कि किसी तरह जो इनकम्बेंट चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा साहब, उनको किसी तरह से एक्सटेंशन दी जाए या तो उनको सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए और एज 68, अदरवाइज जो ड्राफ्ट हमारी नजरों के सामने से गुजरा तो 68 एज कर दी है चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, और यहाँ से उनको लेकर और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाए। तीसरी जो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर एक 26वीं तरमीम के अंदर ये था कि वो हाई कोर्ट के जजेस को किस तरह से जो है वो टारगेट करना है, और उसमें दो चीजें अहम थी। एक तो ये था कि आप आर्टिकल 199 की जुरिस्डिक्शन ही ओमिट कर दें, तो यानी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन पे हो ही नहीं। दूसरा ये था कि नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर वैसे ही एक क्लॉज डाल दें कि जो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है उसके ऊपर हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकती। तो इस मुल्क में तो आपको पता है मेरे भाई, हर चीज ही नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक वीडियो बना देते हैं तो वो भी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है और ब्लैक वीडियोस आ जाती हैं, गायब हो जाते हैं लोग। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बड़ी ओपन बात है। हमारे बहुत से दोस्त इस तरह जो है ये काली वीगो का सफर करके भी आए हुए हैं। और तीसरी उसके अंदर ये है कि हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर। तो देखिए, जब कोई डीसी या कमिश्नर आपकी बात नहीं मानता, और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, वो शहजाद फजल अब्बासी शायद वो डीसी इसका नाम है, उसने मुझे कहा कि जी अगर आप जो है वो मैं कंटेम्प्ट करता हूँ, एक जलसे की परमिशन थी, हाई कोर्ट ने कहा दें क्या, तो उसने कहा अगर देखिए मैं कंटेम्प्ट करता हूँ तो मैक्सिमम मैं जेल में जाऊंगा, लेकिन ये तो मुझे ट्रांसफर उठा के मारेंगे खुशदार में और वहां पर भी जो है मैं फंस जाऊंगा। तो ये डीसी ईस्ट ने मुझे एक मीटिंग के अंदर, वहां और भी लोग बैठे हुए उनके सामने कहा, तो एक बेबसी होती है कि जी ट्रांसफर करके कहीं फेंक देंगे। तो अब ये तीसरा, ये हाई कोर्ट के जजेस को उसी तरह एक एसएचओ के लेवल पे लाना चाहते हैं कि जिसको आप ट्रांसफर करके इधर से उधर फेंकेंगे। ये बड़ी उसके अंदर खतरनाक चीजें हैं। चीजें तो बहुत सारी हैं, मगर कंप्लीट सीक्रेसी में वो श्राउडेड है, और ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना जिन्होंने वोट देना है उनको पता है, ना बिलावल साहब को पता है, ना मौलाना को पता है। मौलाना तो कहते हैं जी कि हमें ड्राफ्ट दें, ना नवाज लीग को पता है। ये जो बनाने वाले हैं वो वही हैं जो शरीफुद्दीन पीरजादा की हेल्प से पहले पीसीओ बनाते रहे। ये 26वीं आईनी तरमीम बना रहे हैं, जिसको मैं आईनी तरमीम कहता ही नहीं, उसको मैं गैर आईनी तरमीम कहता हूँ। और इसमें सिर्फ एक सलाउद्दीन साहब ने कल एक बड़ी जबरदस्त बात की, वो मैं उसको जरा थोड़ा सा आपकी इंटेलिजेंस से रिपीट कर देता हूँ, बड़ी पसंद आई। कि उन्होंने कहा कि एक पेशेंट गया डॉक्टर के पास, उसने कहा मेरे पेट में दर्द है, तो उन्होंने कहा भाई लेट जाओ, बस तुम्हारे गुर्दे निकालने हैं। तो जो एनेस्थीसिया का डॉक्टर था उसको थोड़ा सा वो जरा ईमान वाला था, तो उसने कहा कि भाई इससे पहले कि इसके गुर्दे निकालें, वो मौलाना फजलुर रहमान ज़ाहिरा की तरफ इशारा था
कि इससे पहले कि इसके गुर्दे निकालें कम से कम बता तो दो कि इसको बीमारी क्या है। जी। तो अभी तो ये नहीं पता कि वो कौन सी मिसचीफ है जो 26th अमेंडमेंट में करनी है। और बिलावल साहब जो चैंपियन बने हुए हैं ये 26th अमेंडमेंट, उन्होंने कल कहा कि वकीलों को क्या पता कि 26वीं आईनी तरमीम क्या होती है। तो बिलावल साहब हर चीज के एक्सपर्ट हैं, उनको ज्यादा पता होगा। हाँ, बस लेकिन मेरे ख्याल में ये जो तरमीम है इसके कंटेंट्स का बिलावल साहब को भी नहीं पता। ने एक तरमीम पास करानी है और उनके नाना ने जो एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया था हमें, जो हम सबका एक मुतफक्का कॉन्स्टिट्यूशन था और तमाम पार्टियों ने दिया था, वो अपने नाना की उस लेगेसी को उड़ाना चाहते हैं ऑन द बिहेस्ट ऑफ द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन जानते वो भी नहीं है कि इसके कंटेंट्स हैं क्या। कंटेंट्स अगर सामने आ गए तो जाहिर है वो एक चांस बन जाएगा कि सुपीरियर कोर्ट्स उसको रिस्ट्रेन कर दें, उसको स्टे कर दें। वो किसी सूरत ये करने देना नहीं चाहते। तो मेरे ख्याल में तो अब भी पता लगेगा जब ये टेबल होगा कि इसके अंदर है क्या क्या। तो कोई असदपुर जैसा सहाफी या मतीउल्लाह जान जैसा सहाफी वो हमें कोई लीक करके चीज देगा तो हमें पता लगेगा। ये है आपसे कि हम सब जो भी लीगल फैटर्निटी है इस तरमीम की मुखालफत करते हैं बहुत ही खुले अंदाज में। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं जो कि हम सबसे ज़्यादा इल्म रखते हैं, वो जाते जाते ये तरमीम क्यों लाना चाहते हैं और ये क्यों हिमायत कर रहे हैं इस तरमीम की। मुनीब अख्तर साहब ने एक खत लिखा और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने कहा कि ये जो रीजंस हैं दीज आर नॉट अननोन। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपके व्यूअर्स को वैसे भी पता होगा। एट द एक्सपेंस ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, सिंपल सी बात है जी। वो चाहते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और इस वजह से वो एट एनी कॉस्ट, उन्होंने आप देखिए कि हुकूमत के साथ मिलकर किस तरह कमेटी चेंज की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली, किस तरह आधे घंटे के अंदर अंदर अमीनुद्दीन खान को उसमें लगाया, किस तरह 3 मेंबर की कमेटी के 2 मेंबर कमेटी बैठ के फैसले कर रही है, किस तरह तेजी से उन्होंने नवाज शरीफ को लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन से रिलीफ दिया, किस तरह तेजी से उन्होंने ये ट्राइब्यूनल वाले मैटर के ऊपर रिलीफ दिया, किस तरह तेजी से उन्होंने ये रिकाउंटिंग ऑर्डर्स के ऊपर रिलीफ दिया हुकूमत को। और दुनिया में पहली दफा कंसोलिडेशन के बाद किसी मुल्क में रिकाउंटिंग जो है वो हो रही है पाकिस्तान में, थैंक्स टू काजी फायज ईसा साहब। इसी तरह उन्होंने ये जो रिव्यू पिटीशन थी रिगार्डिंग से आर्टिकल 63A, इसको भी 3 से 4 दिन में सुन के खत्म कर दिया आपके सामने। तो नजर यही आता है कि वो चाहते हैं किसी भी कॉस्ट पे ये आईनी तरमीम हो जाए और वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाए। और बात बड़ी सिंपल है कि अभी रिसेंटली उन्होंने ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आबिद जुबैरी और शाह सरकी साहब अमंग अदर्स ने फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी चैम्बर अपील पहली दफा दुनिया में और पाकिस्तान की तारीख में कोर्ट में लग रही है, क्योंकि वो हाई कोर्ट को एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरमीम के ऊपर कोई स्टे ना देना, वरना मैं ऊपर जो है वो अजदा बन के बैठा हुआ हूँ। लेकिन बात बड़ी सिंपल है, देखें जब तक वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं तब तक बहुत ही नामुनासिब बात उनके बारे में नहीं करूंगा, लेकिन अगर वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस बने तो मैं बड़ी कैटेगोरिकली ये बात कहूंगा, बेहुदा शख्सियत कोई नहीं है और इनको ठुडे मार के उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। इनके साथ वही होना चाहिए इन्हें इनके साथ किया अगर ये चीफ जस्टिस बनते हैं। बाद में ये पूछना चाहूँगा कि इस तरमीम के बाद है कि सुप्रीम कोर्ट अलग हो जाएगा और जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है वो अलग हो जाएगी, उन दोनों के 2 चीफ जस्टिस होंगे। क्या किसी मुल्क में 2 चीफ जस्टिस होते हैं? लीबिया जैसे मुल्क हैं, सोमालिया जैसे मुल्क हैं, वहाँ 2 प्राइम मिनिस्टर हैं, 2 सदर हैं, 2 आर्मी चीफ हैं, 2 चीफ जस्टिस हैं। बाकी ये मैं माजरत चाहता हूँ, जरा थोड़ी सी सख्त बात कर रहा हूँ, बहुत माजरत, आप नामुनासिब समझेंगे इसको सेंसर कर दीजिएगा, लेकिन ये जो डफर्स हैं जिनको आईन और कानून का कुछ पता ही नहीं है और ये एक यूनिफॉर्म पहनकर ये समझते हैं कि इनको सब आता है, ये पीटीए को भी चलाएंगे, ये स्पार्को को भी चलाएंगे, ये हर चीज को चलाएंगे, तो ये अब एक आईनी तरमीम भी करना चाहते हैं। लेकिन ये बात बोरिंग फ्रॉम द लर्नेड आसमा जहांगीर, इन डफर्स को ये बात समझ नहीं आ रही कि आप अपने जुडिशियल सिस्टम के साथ क्या करने जा रहे हैं। और परहैप्स शायद वजह ये है कि इन्होंने तो मुल्क से बाहर चले जाना होता है रिटायरमेंट के बाद, इस वजह से इनको टेंशन नहीं है। हम तो इस मुल्क में रहते हैं और इसी मुल्क में रहना है, इसलिए हमें ये जो अदलिया हमारी है इसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, डिफेंड करना चाहते हैं। आप ये देखिए, कोई भी लॉ स्टूडेंट जानता है कि कॉमन लॉ सिस्टम में कोई भी केस जब आर्टिकल 199 के तहत आता है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स तो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो 99% केसेस तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स में है। क्या ये सारे केस आप जो लोअर कोर्ट से आते हैं और मैं कहता हूं मेरा लेट्स अज्यूम फंडामेंटल राइट आर्टिकल 10A का वायोलेट हुआ है, मैं सेशंस कोर्ट से या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील में आ रहा हूं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भिजवाएंगे? ये तो सारे केस फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चले गए।
और अगर आप कहते हैं कि नहीं ये सिर्फ वो केस जाएंगे जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के हैं, तो फिर वो कोर्ट इतनी बनाने की जरूरत क्या है, क्योंकि वो तो मुश्किल से 2% ऑफ द केसेस भी नहीं बनते हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें जैसे इंडिया के अंदर है। मुझे बात समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट इसमें इतना ज़्यादा क्यों इन्वॉल्व है कि ये अमेंडमेंट होनी चाहिए किसी भी हाल में। तो इसमें गवर्नमेंट का ये नहीं देखते कि लीगल फर्टिलिटी भी है, अदलिया के लोग भी नहीं देख सकते। उसका 2 वर्ड्स का जवाब ये है, फॉर्म 47। जब आप वोट लेकर नहीं आए, कोई आपको लेके आके बिठा के गया है और वो आपसे कहता है कि ये करो वरना तुम गिर जाओगे, और आपको ये नजर आ रहा होता है कि पब्लिक सेंटिमेंट क्या है और आपकी आगे पिटाई होने वाली है, आपने फिर जेलें भी काटनी है, सारा कुछ करना है, तो फिर आप जो वो कहते हैं वो आप मानते हैं। और इस वक्त वही हो रहा है। ये तरमीम हुकूमत की नहीं है, ये तरमीम जैसे मैंने आपको बताया एस्टेब्लिशमेंट की तरमीम है, गैर आईनी तरमीम है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मजबूरियों के तहत हुकूमत लेके आ रही है। मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि आप शुरू हुए थे 1985 से मियाँ साहब और जियाउल हक के साथ वो शुरू हुए, लेकिन आज भी वो इतना जिंदगी का सफर काटने के बाद भी उसी जगह पे आके खड़े हैं, और उनकी लेगेसी यहीं से शुरू होगी कि उन्होंने सियासत अपनी शुरू भी फौजी डिक्टेटर से की और अपनी सियासत को दफन भी फौजी डिक्टेटर के हाथों बैठ के किया। और मेरा ख्याल में भुट्टो साहब की लेगेसी के लिए एक बड़ी दर्दनाक बात है कि बिलावल भुट्टो जो काम कर रहे हैं, अपने नाना के दिए हुए आइन को, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को जिस तरह वो ट्रैम्पल करना चाहते हैं, मैं तो समझता हूँ कि शायद भुट्टो साहब को जियाउल हक ने इतना दुख नहीं दिया होगा जितना बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त दे रहे हैं। क्या समझते हैं कि इस अमेंडमेंट के बाद अगर हो जाती है तो उसके क्या असरात होंगे? The judicial system will go into a free fall. ये जो जजेस प्राइम मिनिस्टर लगाएंगे इनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी, ये डोगर कोर्ट से बुरे होंगे, वकला इसको मानेंगे नहीं। कोई असली नस्ली वकील जो एक बाप का बेटा होगा वो इन कोर्ट्स के सामने पेश नहीं होगा, ये मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता रहा हूँ। ऐसे वकला डोगर कोर्ट्स के सामने पेश नहीं होते थे, ना ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के सामने पेश होंगे, ना फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के सामने पेश होंगे। इन जजेस की कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी, और अगर ये बन भी गई धोस से, जोर से, जबरदस्ती से, तो मैं इन कोर्ट्स को 6 महीने से ज्यादा नहीं देता। जब इनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी, इनके घर वाले इनको जजेस नहीं मानेंगे, तो ये कैसे अपनी कोर्ट? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविजन मौजूद है कि ऐसी कोई अमेंडमेंट की जा सके? ये देखिए आर्टिकल 238 और आर्टिकल 239 को अगर आप देखें तो वो तो बड़ा क्लियर है जी कि अमेंडमेंट हो सकती है, मगर रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का केस है 2015 का मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर, उसमें काजी फाइज ईसा साहब उछल के कह रहे थे कि आइन के बेसिक स्ट्रक्चर को ट्रैम्पल नहीं किया जाता। अब हम जरा थोड़ी थ्योरेटिकल, आपका सवाल ऐसा है, मैंने इस पे कॉलम भी लिखा, थ्योरेटिकल बात करते हैं, और 3 सवालों का मैं आपके जवाब देता हूँ। एक, क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसी किसी तरमीम को रोक सकते हैं? दूसरा, क्या रोकना चाहिए? और तीसरा, क्या रोकेंगे? पहले सवाल के जवाब में बिल्कुल रोक सकते हैं, और इसकी जो है 3 बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि जो पावर ऑफ अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट की है। अमेंडमेंट इज टू मेक इट बेटर। मैं अगर आपको कहूं कि आप मेरे कमरे को अमेंड कर दें, इसको बेटर कर दें, तो ये तो जरूर हो सकता है आप नए सोफे ले आए, नई कुर्सी ले आए, नई टेबल ले आए, नया एसी लगा दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उस अमेंडमेंट की पावर के अंदर एक ट्रैक्टर लाके ये पूरा कमरा ही तोड़ दें। That will not be the power of amendment. That would be the power of destruction. And Parliament does not have the power of destruction. दूसरी बात यह है कि ये जो पार्लियामेंट है ये सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम आइन है। और जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक आइन बना दिया तो ये पार्लियामेंट फिर उस आइन के तहत बनी। चूंकि उस आइन के तहत बनी तो ये जो खालिक होता है वो हमेशा सुप्रीम होता है, और जो मखलूक होती है वो हमेशा सबसर्विएंट होती है। चूंकि एक जो है वो इस आइन के तहत ये पार्लियामेंट वजूद में आई है, तो उस आइन को रोल ओवर नहीं कर सकती, उसको रोल बैक नहीं कर सकती। दूसरी वजह इसकी थ्योरेटिकल ये है। तीसरी वजह जो है वो इसके अंदर ये मौजूद है कि अगर आपने ये इजाजत दे दी तो कल को आप किसी एक्सट्रीम इवेंचुअलिटी को नहीं रोक सकते। कल को अगर पार्लियामेंट के अंदर ये देखिए ना, फॉर्म 47 पे भी तो कब्जा ही है ना, अब हमारी एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा, ये दुख की बात है, लेकिन लेट्स अज्यूम
कि कल को इंडियन एस्टेब्लिशमेंट कब्जा करके और कहती है सिंध और बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होंगे, तो क्या आप उनको ये अमेंडमेंट करने की इजाजत दे देंगे? कतई नहीं दे। मुल्क होगा तो हम नहीं इजाजत दे सकते। अगर वो ये कहें कि आज से पाकिस्तान में जो है वो औरतों को जो है वो लाजमी तौर पर छोटे कपड़े पहनने होंगे, तो हम तो इसकी इजाजत नहीं दे सकते। तो हम तो पार्लियामेंट को कहेंगे सॉरी जी, ये आपकी आईनी हदूद से तजावुज है, हम आपको इजाजत नहीं दे सकते। तो ये तो 3 थियोरेटिकल वजूहात हैं। अब उसके अलावा तो पहला जवाब तो ये आता है जी कि कर सकते हैं, और ये रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के केस में 17 में से सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस ने, एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने ये बात कह दी है कि ऐसी जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी उसको सेटिसाइड किया जा सकता है, तो कर सकती है। दूसरा सवाल ये था कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल, ये जो हम थियोरेटिकल एक्सट्रीम्स की बातें कर रहे हैं, इसमें मेरा ख्याल ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक कोर्ट बना देना ऐसे ही है कि आप पार्लियामेंट के ऊपर एक सुपर पार्लियामेंट बना दें, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक सुपर प्राइम मिनिस्टर बना दें। सुपर प्राइम मिनिस्टर है तो सही मुल्क में, लेकिन कम से कम चलो वो अपने आप को कहते तो आर्मी चीफ है ना, वो उनको आपने सुपर प्राइम मिनिस्टर बना तो नहीं दिया, या चीफ एग्जीक्यूटिव मुशर्रफ की तरह बना तो नहीं दिया। तो ये किसी सूरत ना पार्लियामेंट पे ना एग्जीक्यूटिव पे, बेशक वो फॉर्म 47 की हो, ना अदलिया पे, ऊपर कोई नहीं बनाने दे सकते। ये ऑर्गन्स ऑफ द 3 जो ऑर्गन्स हैं ये सेटल्ड हैं और इनके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। तो ये मेरे ख्याल में दूसरे सवाल के जवाब में बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इसके अंदर इंटरवीन करना चाहिए, और हमने तो इस पर एक पिटीशन भी दायर कर रखी है कि इसको रोका जाए। हम वेट कर रहे हैं कि रिक्विजिशन हो नेशनल असेंबली, तो हम इसको सिंध हाई कोर्ट के सामने चलाएं और उसमें एक एप्लीकेशन दें कि ये 2 जजेस नहीं, ये 2 जजेस का मामला नहीं है, ये पूरी कौम का मामला है, इसको एक लार्जर बेंच सिंध हाई कोर्ट का सुने। तीसरा क्या करेंगे, देखिए 8 जजेस ने एस्टैब्लिशमेंट के पुरजोर प्रेशर के बावजूद रिजर्व सीट्स के केस में अपनी कॉन्शियस के मुताबिक फैसला किया। द मैन ऑफ हाईएस्ट इंटेग्रिटी सिट इन द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ ही यही है। मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, यहिया अफरीदी साहब, अतर मिनुल्लाह साहब, सईद हसन अजहर रिजवी साहब, आप इनमें से आयशा मलिक साहिबा, मोहम्मद अली मजहर साहब, आप किसी एक की इंटेग्रिटी के ऊपर, किसी एक की भी इंटेग्रिटी के ऊपर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, उंगली नहीं उठा सकते। तो मेरे ख्याल में तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को रोक देगी, मुझे ये होता हुआ नजर आ रहा है। एक और बात पूछना चाहूँगा कि जो पिटीशन आपने फाइल की है उसमें आपने क्या क्या चीज़ें डाली है, उसका ओवरव्यू थोड़ा बता दें। देखें, थियोरेटिकल जो मैंने सारी बातें अभी आपको बताई हैं कि क्यों करना चाहिए, वो तमाम बात हो रही थी, तो मैं यू कांट बोर योर व्यू। इन वजूहात की वजह से पार्लियामेंट के पास ये पावर्स नहीं है, और अर्जेंट स्टे हमने इस वजह से मांगा है कि अगर ड्राफ्ट के अंदर बाकी आर्टिकल 199 को ओमिट किया जा रहा है, तो ये बड़ा जरूरी है कि हाई कोर्ट सबसे पहले तो अपनी जुरिस्डिक्शन को बचाए। टुमारो इफ देयर इज नो हाई कोर्ट, देयर विल बी नो जस्टिस इन दिस कंट्री। आप अगर कोई मैसेज देना चाहें हमारे लीगल फर्टर्निटी को या हमारे जो तरमीम लाने वाले हैं उनको, तो आप अगर कुछ कहना चाहें तो। देखिए, 2 फोल्ड बात है। एक तो ये है कि आपका जो सवालात थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे, मुझे बड़ा मजा आया। तो मैं जो भी देख रहा है उनको आई वुड सजेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं खुद भी आपसे करने के लिए, ताकि ये जो कन्वर्सेशन है ये आगे बढ़ती जाए। ऑन दी अदर हैंड, जो आपने 2 सवाल पूछे, एक तो डफर्स के लिए मैसेज ये है कि आप उन चीज़ों के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व ना करें जो आप अंडरस्टैंड ना करते हो। मैं चूंकि गाड़ी की साइंस नहीं समझता, तो मैं उसका इंजन खोल के रख दूंगा, तो मैं उसको वापस लगा नहीं सकता, फिर वो गाड़ी बर्बाद हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ के बारे में अकल रखते हो, फहम रखते हो, सोच रखते हो। आप रहना है, आप उधर रहें तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे इदारे की तरफ ना आए, हम सियासतदान नहीं हैं, हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम किसी को बेवजह छेड़ते भी नहीं हैं, लेकिन किसी को अपने इदारे के साथ छेड़खानी करने भी नहीं देंगे। और यंग वकला के लिए मेरा ये मैसेज है कि देखिए, द हिस्ट्री बुक्स आर बीइंग रिटन एट दिस टाइम। ये बार बार हमारे मुल्क में लिखी गई है, हर मुल्क में लिखी जाती है। 47 में इस मुल्क में हिस्ट्री लिखी गई, 62 में लिखी गई, 68 में लिखी गई, 71 में लिखी गई, 73 में लिखी गई, 79 में लिखी गई, 85 में लिखी गई, 88 में लिखी गई, 93, 96, 99, और आखिरी जो एक बड़ी एक इवेंट हमारी हिस्ट्री में लिखा गया वो 2007 का था, जहाँ पे वकीलों ने ये साबित किया कि इस मुल्क की कॉन्शियस के लिए वो खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि वो जो 2007 की तहरीक थी, उसकी वजह से आज तक आपका जो मुल्क है वो चल रहा है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी मौजूद है और लोगों को कुछ ना कुछ इंसाफ मिल रहा है। इसी में मेरा सिर्फ मैसेज एक बड़ा छोटा सा ये होगा, बड़ा कैटेगोरिकली, कि इस वक्त अपने इदारे के लिए खड़े हो जाएं। अगर ये इदारा नहीं रहा
तो ये आपकी भी कल को कोई इज्जत नहीं रहेगी, और जो वो करेंगे कहेंगे आपको करना पड़ेगा। इस बात को बिल्कुल ना मानिएगा। ये हिस्ट्री बुक्स आर बीइंग रिटन, स्टैंड विद द हीरोज, डोंट स्टैंड विद द विलेंस। जब मौलवी तमीजुद्दीन खान केस जो है वो आज भी उसके ऊपर बात होती है तो लोग सिंध चीफ कोर्ट को सैल्यूट करते हैं, हम भी सैल्यूट करते हैं, और उस वक्त की फेडरल कोर्ट पे लान तान करते हैं। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आप ये चाहते हैं कि आपको लोग आज से 50 साल बाद सैल्यूट करें या आप पे लान तान करें। ये आपके हाथ में फैसला है। कोई पॉलिटिकल स्लेव्स बनने की जरूरत नहीं है। मेरा अपना ताल्लुक पीटीआई से है, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए ब्लैक कोट है, और अगर ऐसी कोई तरमीम पीटीआई ला रही होती मैं खुल के मुखालफत करता। तो ये छोड़ दें, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, दिस इज अबाउट आवर प्रोफेशन, दिस इज अबाउट आवर डिग्निटी, आवर ऑनर, आवर रिस्पेक्ट। अगर सीनियर लॉयर्स कॉल देते हैं हमें बाहर भी निकलना है, हर सूरत लीगल स्ट्रीट, हर सूरत हमने इस आईनी गैर आईनी तरमीम को रोका, गैर आईनी तरमीम को रोका। थैंक यू। थैंक यू सो मच।